बुक ओपन कर लो येलो वाली जी, स्टार्ट हो रही है आपकी क्लास। शेयर करो ना, फिर वैसे भी कई बार नहीं होती तो जान जान के टोक लो आप मुझे। चैप्टर नंबर 7 है शेयर कैपिटल, ठीक है। पार्ट बी बुक क्या देखना, पार्ट बी है, पार्ट ए वॉल्यूम 2। हाँ, तो 7 चैप्टर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, कल हमने स्टार्ट कर लिया था। तो कल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि कैसे कंपनी शेयर इश्यूज करती है, शेयर इशू करती है जब स्टार्टिंग में पब्लिक इशू निकालती है, आईपीओ। पब्लिक उससे शेयर्स खरीद लेती है, कंपनी के पास पैसा आ जाता है और पब्लिक के पास, इधर ध्यान दो आप, कंपनी के पास पैसा आ जाता है और पब्लिक के पास शेयर सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके बाद जो पब्लिक है ना, वो स्टॉक मार्केट में वो शेयर को खरीदती बेचती रहती है, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, कंपनी के पास स्टार्टिंग में पैसा पहुंच गया होता है। अब ये जो आपका चैप्टर है ना, ये +1 की बिजनेस का चैप्टर है। अब आज मेरा जो +1 का बिजनेस का बैच चल रहा था उसमें यही चैप्टर शुरू हुआ था, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कंपनी क्या होती है उसकी थ्योरी है। तो जल्दी से मैं कुछ कुछ लाइनों में आपको थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थ्योरी आपने अपने आप पढ़नी है, +1 में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। कल वैसे मैंने काफी चीजें आपको क्लियर कर दी, बाकी चीजें आज क्लियर कर दूंगा। +1 में देखो जी हमारे पास क्या होता था सिलेबस में, सबसे पहली क्लास में भी यही बताया था। +1 के सिलेबस में अकाउंट्स में हमारे पास सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग थी। मतलब हम नॉर्मल दुकानदार का देखते थे कि वो अपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट कैसे बनाता है। +2 में आपके पास पार्टनरशिप फर्म की, कंपनी की और एनपीओ की अकाउंटिंग करनी है। एनपीओ वाला वैसे हम चैप्टर कर चुके हैं, पार्टनरशिप की कर चुके हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है, और इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं कि कंपनी का P&L का फॉर्मेट क्या होता था। किसी को याद है कौन सा शेड्यूल, कौन सा पार्ट P&L अकाउंट का? शेड्यूल 3 पार्ट 2। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट 1। तो कंपनी के बैलेंस शीट अलग है, कंपनी के लिए रूल्स अलग हैं। तो अभी जो आपका चल रहा है वो कंपनी के लिए चल रहा है कि कंपनी अपनी कैपिटल कैसे इकट्ठा करती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में ना एक ही ओनर होता है, सिंगल ओनर, तभी तो उसका नाम है सोल। सोल मतलब अकेला, वही अपना पैसा लगा देता है, उसी को कैपिटल बोलते हैं। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, कंपनी के केस में ना बड़े सारे मालिक होते हैं, तो वो जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल की बजाय क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्योंकि कंपनी उनको शेयर बेच देती है, इसलिए उस कैपिटल का नाम पड़ गया शेयर के ऊपर, शेयर कैपिटल। है वही ओनर, बस यहाँ पे है सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर होता है, कंपनी में बहुत सारे ओनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15, 20, 25, 1000, 2000 इतने ओनर होते हैं। वो जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो भी मालिक ही है, शेयर के बदले में लगा रहे हैं, इसलिए इस कैपिटल को शेयर कैपिटल बोल दिया जाता है। अब कंपनी क्या है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेयर्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। कशिश थोड़ा सा इधर मेरी तरफ ध्यान दो, एक्टिव होके। शेयर्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। शेयर्स क्या क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल के वो पिताजी, दादाजी, लायक नालायक बेटा, वो क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। कंपनी शेयर पहली बार बेच रही है तो उसको हमने कल क्या सीखा था, क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है, कितनी इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मंगवा सकती है, टोटल 4 किश्तों में। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कभी कभी शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते थे, कभी कभी अंडर सब्सक्राइब। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो हमें रिफंड कर देना पड़ता है, अगर अंडर सब्सक्राइब हो जाते हैं फिर कुछ नहीं करना। अंडर सब्सक्राइब हो गए मतलब 50,000, अगर 50,000 शेयर बेचना चाहते हैं, खरीदने वाले 35,000 आए हैं। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख रहे हैं। सबसे पहले कंपनी की एक डेफिनेशन है जी आपके पास, ये वाली कंपनी की डेफिनेशन आपको याद करनी है। पेज नंबर 1.2 पे जल्दी आते चले जाओ, टिक लगाते चले जाना, अंडरलाइन करते चले जाना। मिल गई जी प्रोफेसर हैनी वाली, पेज नंबर 7.2, अगले ही पेज पे ऊपर ऊपर देखो, डेफिनेशन के नीचे, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन को अंडरलाइन करो, उसके ऊपर लिखो नंबर 1, क्रिएटेड बाय लॉ नंबर 2, परपेचुअल सेपरेट एंटिटी नंबर 3, परपेचुअल सक्सेशन नंबर 4, कॉमन सील नंबर 5। तो एक ही डेफिनेशन के अंदर 5.5 के 5 याद करने हैं। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी को हम देख नहीं, सॉरी, कंपनी को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन होती है। कई लोग कहेंगे सर वो बिल्डिंग दिखती तो है हमें, बिल्डिंग की नहीं बात हो रही, कंपनी जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, वो तो एक डॉक्यूमेंट्री रजिस्टर्ड है ना, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन।
ना कंपनी चल सकती है ना कंपनी सांस ले सकती है। सेकंड है क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ने इसके लॉ बनाए हुए हैं। थर्ड है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी हमारे अकाउंट्स की पहली कसम कि कंपनी अलग है, कंपनी के ओनर्स अलग हैं, बिजनेस अलग है, बिजनेस के ओनर अलग हैं, तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, ना कि कंपनी ओनर है। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब लिखो फॉर एवर, द शो मस्ट गो ऑन। यस, लिखो जी फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन का, कोई भी इनका एक आधा शेयर होल्डर मर जाए, जिए, छोड़ जाए कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कंपनी चलती रहेगी। किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई, कंपनी कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता जी। अब कोका कोला कंपनी है, अब ठीक है, जो उसके जो ओनर है, मेनली उसके जो है ना 2 ओनर्स है। कोका कोला कंपनी पता है कहाँ की है, किस कंट्री की? बोलो बोलो। यस, इंडिया की। हाँ, आपने बनाई थी ना। कोक जो है वो अमेरिका की कंपनी है। जो उसके मेन जो स्टार्ट हुआ था ना जब कोक, तो मेन उसके 2 ओनर हैं, तो उनके बारे में एक अफवाह ये है, उनके बारे में एक बात सुनने को मिलती है, वो दोनों ओनर्स जो है ना, जो कंपनी जो कोक का मेन फॉर्मूला है, हर चीज के ना अपने अपने एक रेसिपी या फॉर्मूला होता है। अगर कोक अपना वो फॉर्मूला बेचे ना, कम से कम 1000-2000 करोड़ में बिकेगा, 1000 रुपए में नहीं, 1000-2000 करोड़ में, ये भी मैं कम बोल रहा हूँ। तो उसके जो 2 मेन मालिक है ना, वो कभी भी एक प्लेन पे इकट्ठे सफर नहीं करते। कल को किसी की डेथ हो गई तो फॉर्मूला तो किसी और को पता ही नहीं है, तो वो कभी ना एक ही गाड़ी में सफर करते हैं, ना ही एक प्लेन में। एक बंदा हमेशा सेफ होता है जिसका किसी को नहीं पता होता, इवन उनके फैमिली मेंबर को भी, कि वो उस टाइम पे कहां पे है। दूसरा सफर करता है, तो ऐसे ऐसे करते हैं बस। उसके बाद है कॉमन सील। कॉमन सील, बैठना है के बाहर, बैठना है के बाहर। हाँ, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी सब कुछ अपने नाम पे करती है। अगर कल को केस हो गया रिलायंस के ऊपर, मुकेश अंबानी के ऊपर नहीं हम केस करते कि जियो का नेट नहीं चल रहा, मुकेश अंबानी के ऊपर केस कर दो। रिलायंस के ऊपर केस करते हो। रिलायंस एक कंपनी है, मुकेश अंबानी उसका ओनर है, तो इसको बोलते हैं कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी अपने नाम पे काम करती है, अपनी स्टैंप लगाती है, अपने सर्टिफिकेट देती है, तो इसको बोलते हैं कंपनी की डेफिनेशन। करेक्टरिस्टिक्स लिखो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्टरिस्टिक्स लिखो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब करेक्टरिस्टिक्स पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। बताओ ऊपर डेफिनेशन में आया था, कौन सा था? 1 2 3 4 5। पागल हो क्या? दिखता नहीं क्या? फिर देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऊपर डेफिनेशन में कौन सा पॉइंट आया था? थर्ड। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग है, उसके ओनर अलग है। सेकंड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन लिखा हुआ था, इन्होंने परपेचुअल एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है। शेयर होल्डर जिए, शेयर होल्डर मरे, द कंपनी विल गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। जैसे कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, ये थोड़ी ना मैच नहीं है, ठीक है, कौन बनेगा, वो चल रहा है डांस इंडिया डांस, एक प्लेयर या एक कोई पार्टी को चोट लग गई, ये थोड़ी ना शो बंद हो जाएगा, कंपनी चलती रहेगी, कंटेस्टेंट तो आते जाते रहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी। कल हमने एक शेयर का प्राइस याद है क्या लिया था? 10 रुपए। इसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई थी कल हमने? इसकी हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स बनाई थी। पहली इंस्टॉलमेंट थी आपकी 2 रुपए की, 4 पे एक था या 3 था, फिर 3 था, ठीक है। यानी कि आप जितने भी शेयर खरीदोगे तो आपके ना हमेशा पर शेयर के बदले में 10 रुपए देने हैं। समझ लो मैंने कंपनी को ना 3 इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं, बताना मुझे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट तक मैंने कंपनी में कितना पैसा जमा करा दिया है? 7 रुपए। कल को ना कंपनी को हो गया बहुत ज्यादा घाटा, कंपनी ने पैसे उधार लिए हुए थे, बड़ा ज्यादा लॉस हो गया, तो कंपनी ने जब कैलकुलेट किया, पर शेयर लॉस आया 25 रुपए पर शेयर। मतलब जिसने बंदे ने एक शेयर खरीदा हुआ ना, उसके लिए 25 रुपए का घाटा हो गया। कंपनी ने घुमाया टेलीफोन, किसको? शेयर होल्डर को। कहते जी आपके ना सेकंड कॉल के पैसे पड़े हैं 3 रुपए। मैंने कहा बात तो ठीक है। कहते लेकिन कंपनी में घाटा हो गया, 25 रुपए दे जाओ। शेयर होल्डर 2-3 अच्छे भले बुरे शब्द बोलेगा, बोलेगा आप कहां से पढ़े थे, आपको कंपनी खोलने के लिए आपने किसी सीए से एडवाइस नहीं ली थी? कहते क्यों जी, क्या हुआ? कहते कंपनी में हमेशा लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कहते हम तो तरुण सर से पढ़े हैं, उन्होंने हमें पढ़ा दिया था, आप लोग भी पढ़ते तरुण सर से, वो भी बताते हैं आपको कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है हमने सिर्फ 10 रुपए देने हैं अपने मरते दम तक। अगर मैंने एक शेयर खरीदा है तो मैं 10 रुपए दूंगा, अगर मैंने 5 शेयर खरीदे हैं तो मैं 50 रुपए दे दूंगा। पर शेयर मैं 10 रुपए के लिए लाइबल हूं। कंपनी को लॉस चाहे 25 रुपए का हो, पर शेयर के बदले में चाहे 18 रुपए का, चाहे 20 रुपए का,
तो वो फोन पे बात करेगा कि मेरे सिर्फ 3 रुपए देने पेंडिंग है, तो आप मुझसे 3 रुपए और ले लो, मेरे टोटल 10 रुपए हो गए। जितने का एक शेयर होता है पर शेयर होल्डर के लिए मैक्सिमम लाइबिलिटी उतनी होती है, इसलिए लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। मेरे को नहीं लेना रिफंड, मतलब कल बताया तो था फोरफिट हो जाएंगे उसके पैसे। कल 6 रुपए वाला केस नहीं कर रहे थे, उसके वो 6 रुपए कंपनी अपने पास रख लेगी। नहीं वो तो तब होता है ना जब बंदा भर नहीं पाता है, उसके बाद ये कह रहा है कि 2-3 बार हमने ले लिया और एक बार फिर आपको सेल ही कर देंगे ना शेयर। अभी लास्ट किस्त के टाइम पे मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे पैसे वापस नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। वो जब आप पहले शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हो ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म में ना वो 5-6 कंडीशंस लिखी होती हैं। कंपनी जब मांगेगी आपको शेयर के पैसे देने पड़ेंगे। इनकेस आप नहीं दे पाए तो उस केस में पैसे नहीं रिफंड होंगे, आपके शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। कंपनी को भी तो लॉस हो गया ना, कंपनी ने भी तो आगे कितने पार्टियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं। आगे कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब मैंने क्या बताया था, कंपनी अपने नाम पे साइन या स्टैंप करती है। इसको लिख दो, कंपनीज ओन स्टैंप, कंपनीज ओन स्टैंप। जो भी केस होंगे या कुछ भी है कंपनी अपने नाम पे करेगी। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जैसे किसी एक बंदे ने शेयर ले लिए, ठीक है, अगर अब आप लोग शेयर बेचना चाहते हो ना, जैसे अब लोकेश कह रहा है कि किसी एक शेयर होल्डर को पैसे चाहिए, तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं कैसे उस बंदे को पैसे मिल सकते हैं। समझ लो उस बंदे ने 1 लाख शेयर खरीदे हुए हैं और अपने एग्जाम्पल के हिसाब से उसने 7 रुपीज दिए हुए हैं, तो मतलब उसने 7 लाख रुपए दिया हुआ है ना। याद रखना ये 7 रुपए पर शेयर है, कशी समझ आ रहा है, ये 7 रुपीज पर शेयर है। तो उसने टोटल कितने पैसे दिए होंगे, 7 लाख रुपए अभी तक, अगर उसने 1 लाख शेयर खरीदे हैं। तो आप स्टॉक मार्केट में बेच दो, कंपनी को नहीं वापस कर सकते ना, रिफंड कर सकते। स्टॉक मार्केट तो ओपन है, कोई भी कहीं भी बेचे खरीदे, तो आप बेच दो, मार्केट में जो रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से बिक जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। उससे पहले बेच सकते हैं, किस्तें सारी बेच सकते हो। फिर उस केस में जब आप किस्तें पूरी भरने से पहले बेचोगे तो 1 महीने के बाद ना कंपनी को बताना पड़ता है कि अब हम शेयर होल्डर नहीं रहे, ये रहे। तो आप अपने रजिस्टर को अपडेट कर लेना, मेरा नाम हटा के इसका नाम चढ़ा देना, कल को अब जो पैसे लेने हैं आपके साथ होता रहेगा। तो ये प्रोसेस होता है। आगे है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ओनरशिप अलग रहेगी, मैनेजमेंट अलग। अब मेरे पापा किस इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर होल्डर हैं, तो बैंक भी जो होती है ना टेक्निकली एक कंपनी होती है, याद रखना। बैंक की जो नेचर होती है ना, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती, उसकी जो मैं नेचर बता रहा हूँ वो कंपनी की नेचर होती है। अब मेरे पापा इंडियन ओवरसीज कंपनी के मालिक हैं, कितने के, 10,000 रुपए के। और ये थोड़ी है कैशियर को हटाएंगे थप्पड़ मार के, हट यार आज पैसे तेरा भाई गिनेगा, कितने पैसे आए आज पेटी में, देखें जी 8-10 करोड़ आया है, आज मैं गिनूंगा। आज पैसे मैं घर लेके जा रहा हूँ, घर अपनी बीवी और बच्चों को दिखाना है 7 करोड़ कैसा दिखता है। ये थोड़ी है, मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग। घर बैठो, हर 31 मार्च के बाद आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, बात खत्म। मैनेजमेंट अंदर काम करेगी, जो एम्प्लॉइज है यानी कि जॉब पे। ओनरशिप यानी कि जो मालिक है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उस कंपनी में। आगे काइंड्स ऑफ कंपनी। अभी हमने पता क्या पढ़ा है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे कंपनी कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है जी आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स, ऊपर लिखना, स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। जब सारे शेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट शेयर कंपनी, सिंपल शब्दों में बोलते हैं कंपनी, टेक्निकल बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब कंपनी एक होती है जी अनलिमिटेड, करो जी नंबर 1 अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी मतलब कि कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। शेयर चाहे 10 रुपए का है चाहे 5 रुपए का, जब कभी कंपनी को लॉस हुआ जितने मर्जी का आपको भरना ही पड़ेगा। यानी कि ऊपर वाली एग्जांपल यहाँ पे काम नहीं करेगी। लाइव चाहे शेयर का प्राइस 10 रुपए है, कंपनी को अगर घाटा हो गया ना पर शेयर 25 रुपए, तो देना पड़ेगा। 25 क्या 50 हो जाए सर, अगर उसके पास पैसे ना हो तो उसके घर पे आके उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच दी जाती हैं। फिर भी ना हो तो एक जगह होती है कॉमन जगह, जिसको पिंजरा बोला जाता है, जेल। बेचारे को वहां पे रिस्पेक्टफुली दिया जाता है, कभी चूहे कॉकरोच आ सकते हैं और कुछ नहीं, उससे वहां पे काम करवाया जाएगा। लास्ट में एट द एंड कुछ भी नहीं होता तो जेल बच जाती है। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बंदा कहता है यार कंपनी को कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट घाटा कुछ भी हो जाए, मैं गारंटी देता हूं हर सिचुएशन में मैं कंपनी को देखो 50,000 रुपए दे दूंगा। तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जब कोई पर्सन गारंटी दे देता है, यहाँ पे शेयर नहीं है कि शेयर 10 रुपए का है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक गारंटी दे दी बोल के या लिख के
कि कल को अगर कभी लॉस होता है, सिचुएशन होती है, तो 50,000 रुपये तक तो आप मुझसे ही ले लेना। जैसे हम कॉन्ट्री करने जाते हैं, यार चल यार आज बर्गर किंग जाते हैं, ठीक है, मेरे पास 10 है, मेरे पास 20 है, मेरे पास 30 है, चल यार बाकी जितने हो गए मैं भर दूंगा। कम पड़ गए तो ठीक है, अगर पूरे हो गए तो ठीक है, कम पड़ गए तो बाकी मैं दे दूंगा, मतलब गारंटी। तीसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सबसे मेन यही है। ये वाली कंपनी तो आजकल अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी तो दुनिया में रह ही नहीं गई। अनलिमिटेड कंपनी में कौन पैसा लगाएगा, उससे बंदा सोल प्रोप्राइटर ना खोल ले, ना मालिकों की खिंच खिंच ना कुछ, सारे मेरे डिसीजन मेरी एक्टिविटी। सबसे मेन होती है ये। एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को ना हम चंडीगढ़ में बोलते हैं लाला कंपनीज। लाला कंपनीज। लाला कंपनीज का मतलब होता है छोटी मोटी कंपनी। आपको लगेगा कि मैं हंसी मजाक के लिए वर्ड बोल रहा हूं, जी नहीं, इंडिया में एक्सेप्टेबल वर्ड होता है लाला कंपनीज। अब जैसे मैं हूं, आप लोगों ने अनेजा स्वीट्स का नाम सुना हुआ है? किसी ने अनेजा प्लाईवुड का नाम सुना हुआ है? अनेजा प्लाईवुड वाले, स्वास्तिक टिम्बर वाले, ठीक है, गुरु नानक इंडस्ट्री लिमिटेड वाले पेट्रोल पंप के साथ हैं, वो मशीनें बनाते हैं जो। तो ये सारे ना लाला कंपनी है। लाला कंपनी का मतलब क्या होता है, अपने ही फैमिली वाले बंदों ने, रिश्तेदारों ने मिलकर कंपनी खोली हुई है। अब गुरु नानक इंडस्ट्री अगर मैं जाऊं मुकेश अंबानी जी के पास, या मैं किसी सूरत में गुजरात में जाऊं कि गुरु नानक इंडस्ट्री सुनी है, कहेंगे नहीं। इवन मैं पटियाले चला जाऊं, उन्होंने भी नहीं सुना होगा। मतलब वो अपने एक सर्कल में काम करती हैं। बस ये है कि थोड़ी बड़ी दुकान है, तो उनको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। इनके भी शेयर्स होते हैं। इनके मेंबर्स लिखो 2 से 200 मेंबर्स। अगर आपको ऐसी कंपनी खोलनी है, अब जैसे मैं, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं ना ज्यादातर प्राइवेट कंपनी के आते हैं, तो ये कंपनी मैं खुलवा के देता हूँ लोगों की। चंडीगढ़ में 2-3 बार खुलवाया हुआ है, राजपुरा में 1 आध बार। तो ये कंपनी जिसको भी खुलवानी है, इसको 2 मेंबर चाहिए कम से कम, यानी कि 2 ओनर तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 200। हाँ, अगर 200 से ऊपर जाना है फिर आपको पब्लिक कंपनी में मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे लाखों शेयर होल्डर हो सकते हैं, करोड़ों भी। तो यहाँ के मेंबर लिखो 7 टू इंफिनिट। मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। लिखो, कॉपी में लिख लो ना साथ साथ। तो लिख लो, 1 मिनट कुछ हो जाएगा अगर लिख लोगे तो। यही चीजें तो पेपर में आती हैं, तभी तो चीजें याद नहीं रहती, लिखते कम हो। इतनी मुश्किल कह कह के ऐसी चीजों को तो कम से कम 5-6 बार लिखा करो, कभी कॉपी के फर्स्ट पेज पे, कभी कॉपी के लास्ट पेज पे। 1% कंपनी में 1 से लेके 1 मेंबर, मिनिमम भी 1 मेंबर, मैक्सिमम भी 1 मेंबर। पब्लिक कंपनी में पब्लिक इशू अलाउड होता है। क्या? हाँ, आप ऐसे कह सकते हो, वो ये एक तरह से सोल प्रोप्राइटर है। यार इनको ना एक्चुअली ना थोड़ी खुंदक थी। ये कहते हैं मालिक तो एक रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी पीछे जो टैग लगाना चाहते हैं कंपनी का लगाना चाहते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने इनकी मुराद पूरी कर दी। कहते चलो एक ही ओनर रह जाओ, अब आपको सोल प्रोप्राइटर कहलाने की जरूरत नहीं, आप ये कह सकते हो मेरी कंपनी है। वरना सोल प्रोप्राइटर हमेशा बोलता था मेरा बिजनेस है या मेरी दुकान है। कंपनी का स्टेटस सिर्फ मिल गया इसको। शेयर भी एक ही बंदे के पास है, मतलब आप कहानी में अपडेटेड हो, जिसको ये समझ आ रहा है। लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। वैसे इनकी ना अनलिमिटेड पड़ जाती है, कंपनी के हिसाब से बस लिमिटेड हो जाती है, जितनी ये शेयर कैपिटल डिसाइड कर लेते हैं। हाँ जी, ये शेयर इशू करते हैं उस एक इकलौते ही बंदे को, क्योंकि इनका मालिक एक है ना। तो ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सारा कुछ आपने कल नहीं, चलो परसों के लिए दे दूंगा। हाँ जी, इनको पब्लिक इशू अलाउड होता है। जो हमने कल पूरी क्लास में देखा था, क्या सीखा था, पब्लिक इशू सीखा था ना। इनको पब्लिक इशू अलाउड नहीं होता, तभी तो इनका नाम प्राइवेट पड़ गया। ये कुछ रिश्तेदार, यार दोस्त, फैमिली मेंबर मिलके कंपनी खोलते हैं, पब्लिक इशू नॉट अलाउड। जैसे मैंने आपको बताया 3-4 कंपनियां मैंने खुलवाई हुई हैं, तो जितनी भी कंपनियां खुलवाई हैं ना, जो मेन हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को 1 शेयर दे देता है, या अपने बच्चे को, या अपने मदर को, बाकी सारे शेयर उसके नाम पे हो जाते हैं। तो मेनली ना इनके 1 लाख रुपए कैपिटल से खुलवाते हैं ये, तो इनके पास 10,000 शेयर बन जाते हैं। 10,000 शेयर में से ना 9999 हस्बैंड रख लेता है, 1 शेयर वाइफ को दे देते हैं जान के। या अगर इन्होंने 3-4 मेंबर हैं तो सबको 2-2 शेयर या 5-5 या 1-1 दे दिया, बाकी हस्बैंड खुद रख लेता है। तो जितनी मेरे पास कंपनी आई हैं खुलवाने के लिए, हमेशा यही हुआ है मेरे पास, कि जो हस्बैंड है या तो वो अपनी वाइफ को दे देता है 1 शेयर, या मदर को। रीजन क्या है, क्योंकि मिनिमम 2 मेंबर चाहिए ना, तभी कंपनी खोल सकते हो, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी।
1% कंपनी में ना 1% कंपनी में ना थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि अगर आपकी सेल पूरे साल में 2 करोड़ से ज्यादा है फिर आप 1% कंपनी में आ ही नहीं सकते, वो छोटे बंदे हैं। 2 करोड़ सेल कुछ भी नहीं होती एक साल की। अब जैसे गुरु नानक वाला है तो उसकी एक साल की सेल 25-30 करोड़ होगी। यार 1-1.5 करोड़ सेल तो हमारी दुकान की हो जाती है, छोटी सी दुकान है। ठीक है, तो 1-1.5 करोड़ सेल बोल रहा हूं मैं, मार्जिन नहीं बोल रहा। सेल मतलब जो कस्टमर को बेचा। जैसे अब ये एसी है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं इनका मतलब एक सीजन में 15-20 एसी तो सेल हो ही जाते होंगे यार, पूरी पूरी गर्मियां 15-20 एसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक एसी ऑन एन एवरेज 40,000 का है, तो आप 40,000 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 4 लाख, 8 लाख के एसी बिक गए, वॉशिंग मशीन, ऐसे बड़ा सामान बिकता है। तो इनके लिए एक साल का 1-1.5 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो 2 करोड़ तक की लिमिट होती है, जिसकी अगर 2 करोड़ से ज्यादा सेल हो गई तो आप ओपीसी में आ ही नहीं सकते। ओपीसी का नाम है यार छोटी सी क्यूट कंपनी, है ना, 1% कंपनी। फिर आपको कहां पे मूव करना पड़ेगा, या तो इधर या तो इधर। चलो जी आगे। तो ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी आपके लिए हाँ करता रहे चाहे वो जितनी मर्जी, वो अनलिमिटेड अलाउड है। अगला ये पांचवा एक और पॉइंट यहाँ पे लिखवा रहा हूं यार। कंपनी में ना काम करने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं। मैनेजमेंट जिसको हमने बोला था ना, ओनर को हमने अभी क्या बोला था कि घर पे बैठ जाओ आपको पैसा मिल जाएगा ना, ठीक है। फिर ओनर्स ये सारे क्या करते हैं कंपनी में ना, इनको डायरेक्टर बिठाने पड़ते हैं। डायरेक्टर मतलब जो पूरे कंपनी को संभालेंगे। समझ में आ गया? डायरेक्टर किसको बोलते हैं? जो पूरी कंपनी को संभालते हैं। तो कंपनीज एक्ट ने ना डायरेक्टर की लिमिट अलग अलग रखी है। अगर ये पहली कौन सी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी ना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए जो पूरे कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। कल को अगर आप लोग अंदर ही ड्रग्स बेच रहे हो, ओनर तो बैठे हैं घर, आप अंदर ड्रग्स बेच रहे हो या कोई भी 2 नंबर का काम कर रहे हो, तो डायरेक्टर को जेल में डालेंगे। मतलब वो सारे कंपनी की अपॉइंटमेंट करवाते हैं, बंदे रखते हैं, मैक्सिमम होते हैं 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम 1 ही होगा और मैक्सिमम इसके भी 15। ये पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला कई बार पूछा गया है, जिसको मैं कर रहा हूं। ये पॉइंट नंबर आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 पेपर में बहुत पूछा जाता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर ऑफ मेंबर्स। करना एक बार के लिए याद, नंबर ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स। प्राइवेट के 2 से 200, पब्लिक के 7 से अनलिमिटेड, ओपीसी 1-1। अच्छा, नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 से 15, 3 से 15, 1 से 15। देखा जाए मैक्सिमम डायरेक्टर तो तीनों कंपनी के लिए सेम ही हो गया, 15। तो ये आपका होमवर्क है सारा। आगे ओपीसी का मैंने आपको बता दिया। मेनली ओपीसी की आपको जो लिमिट याद रखनी है जी, देखना ओपीसी में कहीं पे 2 करोड़ दिख रहा है आप लोगों को? पॉइंट नंबर 4। हाँ, ओपीसी एक बंदे की कंपनी, ठीक है, लाइक अ सोल प्रोप्राइटर, बस स्टेटस मिल जाएगा कंपनी वाला। ओ भाई की कंपनी है, तुम क्या बोलते हो? वाह यार हमारी दुकान है। कंपनी चाहिए आप ऐसे ही खोल लो, एड्रेस है आप खोखा दे दो, जो पान वाले खोखे नहीं होते चाय वाले, आप उसको बना लो। एड्रेस होना चाहिए, जरूरी नहीं है बिल्डिंग होनी चाहिए। अब चाय वाले, अब चंडीगढ़ में थी एक छोटी सी दुकान, लिटरली आप बिलीव करोगे कितनी कितनी दुकान है मैं आपको बताता हूं जी। नए वाले इंस्टीट्यूट में आपने वो मेरी कैबिन स्पेस देख ली ना कितनी है, उसका 1/3 कर दो, सिर्फ आधे से आधा। मतलब एक सिर्फ छोटा सा काउंटर रखा हुआ है पैसों के लिए और एक सीट है उसके पास। कंपनी खोली हुई है, कंपनी खोली हुई है। नहीं चाय का नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनी। मतलब उसने छोटा सा काउंटर रखा हुआ है, एक कंप्यूटर लैपटॉप रखने के लिए, एक कुर्सी है। क्लाइंट के लिए तो करता ही नहीं, कहता मतलब मेरा तो बस ऑनलाइन काम है सारा, वो फॉरेन का काम करता है। मतलब इतनी सी जगह में, जिस जगह पे वो पूरा मतलब लेट भी नहीं पाएगा, सो भी नहीं पाएगा, उतने में उसने कंपनी खोली हुई है, एड्रेस वहां का है। तो कंपनी कभी भी इमेजिनेशन मत करना। अब आप लोग कॉमर्स वाले बंदे हो गए हो, अब आपको बाहर वाले लोगों से नहीं सोचना। अच्छा कंपनी मतलब माइंड में आ जाता है वो बड़ी कंपनी होगी, लोग टाई शाई पहन के जा रहे होंगे, साथ में फैक्ट्री होगी, सामान बन रहा होगा, ट्रक आ जा रहे होंगे। ये नहीं होता कंपनी। सिर्फ आप लोगों ने अपने आप को गवर्नमेंट के पास कैसे रजिस्टर्ड कराया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को बोलते हैं सिर्फ कंपनी। तो यानी कि सर अगर हमने घर का एड्रेस पे कंपनी खोलनी हो, मैंने आपको बताया मेरे पास एक ओपीसी का क्लाइंट आया हुआ है होशियारपुर का,
उसकी मैं ओपीसी खुलवा के दे रहा हूँ, तो उसका एड्रेस में मैंने पता क्या भरा, उसके एड्रेस में उसका घर भरा हुआ है, कहता मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब मैंने अपनी कंपनी खुलवानी है घर के एड्रेस पे, मतलब घर पे कमरे में बैठा वही वाली उसकी कंपनी है जी, समझ गए। तो कंपनी डजंट मीन बिल्डिंग, कंपनी मीन्स ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ओपीसी के लिए थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिखो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओपीसी कंपनी कौन कौन खुलवा सकते हैं, जो आप कह रहे थे ना जितनी मर्जी लिमिट, तो यहां पे था, मनमर्जी से नहीं बोल रहा था, 2 करोड़ लॉ में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3, उसकी कैपिटल जो है ज्यादा से ज्यादा 50 लाख होनी चाहिए, लिखो मैक्सिमम। अगर किसी बंदे ने ओपीसी में पैसा लगा दिया 70 लाख रुपए कैपिटल का, फिर वो ओपीसी में नहीं जा सकता, फिर उसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में जाना पड़ेगा। साथ ही इनिशियल कैपिटल चाहे बाद वाली कैपिटल, चाहे बाद वाली, टोटल कैपिटल बस 50 लाख रुपए तक अलाउड है। या फिर जो उसकी टर्नओवर है, टर्नओवर के ऊपर लिखो सेल। मैं बता रहा हूं, टर्नओवर पिछले 3 सालों का ना एवरेज कर लेते हैं, जैसे पिछले साल टर्नओवर हुई 5 करोड़, इस साल हुई 1 लाख, फिर हुई 2 लाख, तो अगर आप इनकी एवरेज निकालोगे 2 करोड़ से कम बनेगा। तो पिछले 3 सालों की एवरेज, आज आप कर भी रहे थे, गुडविल वाले टॉपिक रिवाइज कर रहे थे ना, एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालते थे, तो 3 सालों का हमेशा हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज टर्नओवर। अगर वो 2 करोड़ क्रॉस कर गया तो आपका ओपीसी का स्टेटस खत्म। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं ओपीसी में बने रहने के लिए। सेल प्रॉफिट तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि आप क्वेश्चंस कर रहे थे आज। चलो जी, इसके बाद आ जाओ, अब जो मेरा काम शुरू हो रहा है, मेन चैप्टर का नेम क्या था, इशू ऑफ शेयर्स ना। अब शेयर का पॉइंट शुरू हो रहा है। आप लोगों ने ना वैसे +1 में कर रखा है, पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं, कैटेगरी ऑफ शेयर्स याद है? एक होता था इक्विटी शेयर्स, एक होता था प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो 2 तरह के शेयर्स होते हैं। कंपनी में जब आप पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, कल सीखा था। शेयर कैपिटल का कोई फॉर्मूला किसी को याद है? क्या इक्वेशन बनेगी? कल किया था वैसे, कल भी किया था, परसों भी किया था, उससे पहले भी किया था। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर का प्राइस। ठीक है, तो ये बन गई शेयर कैपिटल। जैसे अगर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, शेयर का प्राइस है जी 15 रुपए, तो देखना कैपिटल कितनी बनेगी, रुपीज में बनेगी ना, 7.5 लाख, बिल्कुल ठीक है। ये जो है ये पैकेट्स हैं, यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये टोटल रुपीज है, और ये शेयर का प्राइस है। 15 रुपए का चिप्स का पैकेट है, 50,000 चिप्स के पैकेट चाहिए, तो 7.5 लाख रुपए खर्चना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आ रही है ये वाले पॉइंट की, जिसको मैंने सर्कल किया, देखना किसको सर्कल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी होती है शेयर्स की, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। किसी को कुछ याद है तो कोई बताओ एक आधी लाइन। जिसमें रिस्क ठीक है, उसको वो मैनेजमेंट नहीं हिस्सा ले सकता, बिल्कुल ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में रिजर्वेशन ले सकते हैं, उनको मतलब इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस। बहुत बढ़िया, ये कहाँ से देखा? +1 का याद था, बहुत बढ़िया। आप बोलो। जब कोई सबसे पहले कंपनी शेयर्स निकालती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को पूछती है कि आपने शेयर्स लेने। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? के टाइम पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस देते हैं। ये तो तूने पढ़ लिया होगा, ये तो तूने पढ़ ली है ना, तेरे पे विश्वास नहीं है, निखिल पे थोड़ा विश्वास है। ठीक है, अब जल्दी से सुनो जी, यहां से अब आपकी कहानी शुरू होगी, टाइप्स ऑफ शेयर्स। हाँ, जल्दी जल्दी कॉपी पे लिखो, टाइप्स ऑफ शेयर्स। ये है आपके सामने पेज, समझ लेना, इतना ही पेज है, पहले देख लेना कैसे लिखवा रहा हूं मैं, इतना ही समझ लो पेज है। यहाँ पे एक जगह छोड़ देना पहले, मतलब यहाँ पे मैं आपको वो लिखवाऊंगा पर्टिकुलर्स, बस जहां पे चैप्टर स्टार्ट किया था लिखते चले जाओ। पता नहीं, अब ये मतलब मेरे माइंड में जो आएगा 2-3 मेन मेन पॉइंट्स वो लिखवाता चला जाऊंगा। हाँ, इतना तो करो, कोई फिक्स नहीं है, मतलब जो मेरे माइंड में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए वो लिखवाऊंगा। इक्विटी शेयर क्या होते हैं जी, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? पॉइंट नंबर 1, कंपनीज रियल ओनर।
ये होते हैं कंपनीज सेकेंडरी ओनर। ये होते हैं जी कंपनी के रियल ओनर, ये होते हैं कंपनी के सेकेंडरी ओनर। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट। हाँ, दे गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। इनको मिलेगा बिफोर इक्विटी शेयर्स। जो डिविडेंड में हिस्सा मिलना है ना, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। उनका नाम ही क्लियर है ना, प्रेफरेंस, मतलब उनको प्रेफरेंस देंगे। आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर इक्विटी शेयर्स। मेनली जो बुक में दिए होते हैं ना, बुक में ये सेकंड और थर्ड पॉइंट ही दिए होते हैं। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर में जो मेन डिफरेंस दिया होता है ना, यही दिया होता है कि जो डिविडेंड मिलेगा पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर अगर बच गया, जितना भी बच गया, इक्विटी को। और अगर लास्ट में रीपे करने हैं कंपनी ने पैसे कि चले यार कंपनी बंद करके ना पैसा दे रहे हैं, तो पहले प्रेफरेंस को देंगे फिर इक्विटी को। इसलिए प्रेफरेंस वाले कम कमाते हैं क्योंकि इनको ये दो फायदे मिल जाते हैं। फिक्स्ड डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को हमेशा फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है हर साल। 8%, 10%, जो भी रेट डिसाइड कर दिया ना, हर साल मिलता रहेगा। लाइट ऑन करना। प्रेफरेंस वालों को हर साल फिक्स डिविडेंड मिलता रहता है, मतलब 8% डिसाइड हो गया तो 8% मिलता रहेगा। इक्विटी वालों का फिक्स नहीं होता। जो बच गया सब इनका। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लग रहा है। जब हमें प्लस टू में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना, मतलब लिटरली सिर्फ यही इकलौता चैप्टर था या एक डिसोल्यूशन चैप्टर था, दो चैप्टर, जहां पे हम अपने टीचर को बोलते रहते थे 2-2.5 घंटे कराओ। रीजन क्या था कि कंपनी के बारे में बचपन से सुन रहे होते हैं, रिलायंस कंपनी, नोकिया कंपनी, ये वो कंपनी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस चैप्टर में पता चला था। तो बड़े ढंग से हमने करी थी ये क्लास ना। हाँ। गुडविल का। हाँ। हम्म, 20 मिनट। 6:30 जाने तूने तो 6:15 में छोड़ दूंगा। ठीक है जी, ये पता चल गया। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस समझ में आ गया। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो कंपनी के असली मालिक होते हैं। जैसे दुकान होती है ना हमारी मार्केट में, अगर हमारी दुकान है तो आप ये समझ लेना सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से हम कंपनी के, उस दुकान के ना इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। अब जैसे कोई दुकान है, कपड़े की दुकान खोली हुई है किसी भी बंदे ने मार्केट में, क्या कभी वो पैसा वापस करके, मतलब दुकान बेच के कभी भी मालिक ये होता है चल यार दुकान बेच देता हूँ, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं ना, दुकान चलती रहती है। तो ये जो चलते रहने वाले बंदे होते हैं वो इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं कंपनी में।
और प्रेफरेंस शेयर को ना हमेशा एक टाइम के लिए उनसे पैसा लेते हैं, अपन शेयर उनको देते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए। इनका एक टाइम पीरियड भी होता है कि मैक्सिमम 20 साल होते हैं या 10 साल। वो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं प्रेफरेंस शेयर वाला ढूंढना, कहीं पे 10 साल या 15 साल कहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर्स आ गए ये आपके पास पहले पहले। इनमें ना कोई एक टाइम पीरियड होगा 10 साल या 20 साल कुछ। ये मिल गया 20 ईयर्स आई थिंक, पेज नंबर 7.6 पे, सिक्स पॉइंट या फिफ्थ, हाँ 6 पॉइंट में है ना 20 ईयर्स, तो इसके साइड पे लिख देना मैक्सिमम 20 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी ना, पब्लिक से पैसा लेगी, तो ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए पैसा ले सकती है, उसके बाद रिफंड करना पड़ेगा। कशिश बोलना ये वाला पॉइंट। 20 ईयर्स के बाद नहीं, सुनते नहीं ना कशिश, दोबारा बोल रहा हूँ, रेट की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। ये ना पहले डिसाइडेड होता है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना वो स्टॉक मार्केट में नहीं चलते, स्टॉक मार्केट में इक्विटी शेयर्स चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर ना पहले ही आप लिख देते हैं कि 10 रुपए का है, 20 साल के बाद आपको 15 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से वापस कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर फिक्स रहता है। सुनना आप दोबारा से बोलना दिया। कंपनी ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए कर सकती है, उसके बाद उसको रिफंड करना पड़ेगा। और इक्विटी जितना मर्जी, इक्विटी परमानेंट। हाँ जी कशिश बोलो, अब पता चला कि अभी भी नहीं पता चला? क्यों? अभी यहाँ पे मूवी चलाएं तो सुन जाएगी, फिर क्यों नहीं सुन रहा? अब मेरी बात सुनो, मेरी आवाज वहां तक पहुंची है कि नहीं, फिर मुझे बताना। प्रेफरेंस शेयर के 20 साल का मतलब क्या है? कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, शेयर इशू करने का मतलब होता है जब कंपनी शेयर बेच रही है, तो पब्लिक से पैसा आ जाएगा, तो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए शेयर इशू कर सकते हैं। तो 20 साल के बाद आपको पैसा कंपल्सरली रिफंड करना ही पड़ेगा। आया समझ? बोलो अब। मतलब शेयर इशू करती है उसके बाद उसको रिफंड पे करना ही पड़ेगा। मतलब लोगों को पैसा मैक्सिमम 20 ईयर्स तक अपने पास रख सकती है, उसके बाद तो कंपनी मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए शेयर इशू कर सकती है। कोई है बड़ा मुश्किल? कुछ है ये मुश्किल? आप थोड़ा सा ज्यादा बोला करो, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। जितना बोलोगे, जब बंदा बोलता है तो थोड़ा सोच के बोलता है, जल्दी माइंड चलता है। अब आगे जी, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के कोई ज्यादा टाइप नहीं होते। हाँ यार, स्टार्टिंग में कंपनी जब शेयर इश्यू करती है ना, पहले ही टर्म्स कंडीशन लिख लेती है कि हम 5 साल के लिए ले रहे हैं, या 10 साल के लिए, या ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। अब आगे आपके पास टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो हम कल करेंगे, अब कॉपी खोलो जी। अब मैं आपको, ये टाइप ऑफ शेयर्स है, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की ना आगे टाइप्स हैं 5-6, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, 8 है। तो मतलब ये समझ लो 8 में से 1 या 2 पॉइंट हर बार ही आते हैं पेपर में, हर बार। अगर 5 अटेम्प्ट के पेपर है ना 5 सालों के, तो 3 या 4 साल तो आते ही हैं। इसी 8 पॉइंट में से कोई 1 या 2 पॉइंट। कॉपी खोलो जी। अब हम इस चैप्टर का प्रैक्टिकल एक वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, इस चैप्टर में भी आपके पास जर्नल एंट्रीज हैं और बैलेंस शीट है। कशिश इधर, इस चैप्टर में मेनली आपके पास है क्या? इस चैप्टर में मेनली आपके पास जर्नल एंट्रीज है 90%, 10% है बैलेंस शीट। तभी तो बैलेंस शीट मुझे पहले करवानी पड़ी। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वाला, सीधे बैठो। ठीक है। अब हमेशा हमने सीखा था फंडामेंटल वाले चैप्टर में, सबसे पहले कंपनी में क्या बनता था? ट्रेडिंग। अब बातें क्यों करने लग जाते हो? कंपनी के जब हमें अकाउंट्स बनाने हैं, सबसे पहले क्या बनता है? पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट से क्या पता चलता है कंपनी ने पूरे कितने टाइम का प्रॉफिट या लॉस? 1 ईयर का, कि प्रॉफिट कमाया कि लॉस। उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। अब ना कंपनी में अलग अलग सिस्टम होता है, कैसे प्रॉफिट कमाया, कैसे अपन ने टैक्स दिया। अब जितना प्रॉफिट आता है, कशिश
इधर जितना प्रॉफिट आता है ना, उस प्रॉफिट में से ना कुछ पैसा कंपनी डिविडेंड बांट देती है सबको, क्योंकि जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में यार, शेयर खरीदे हुए हैं, इसीलिए तो खरीदे हैं, हर 31 मार्च को डिविडेंड मिलेगा। लेकिन कंपनी सारा नहीं बांटती, कुछ कुछ बांटती है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। एक क्या, दो पूछो। मैं हूँ, मैंने लगा लो 31 मार्च को दे, मैंने 30 मार्च को दे दिए, हाँ, पूरे साल क्यों दे? ऐसे नहीं होता, बहुत बहुत तरीके हैं इस चीज के ना। ये बहुत डेथ वाली बात पूछ रही। कहता है 31 मार्च को पैसा प्रॉफिट मिलता है, अगर मैंने पैसा ही 30 मार्च को लगाया, मतलब किसी ने दिमाग तो है ना। वैसे इंडियंस तो करते यही थे, ये प्रैक्टिस थी आज से 30-40 साल पहले, जब शोले मूवी आई थी ना 1975 में, तब चीजें चलती थी, गवर्नमेंट ने रूल ही चेंज कर दिए। मतलब जो उस टाइम पहले पहले पूरे साल का मिलता था, बड़े लूप होल्स होते थे। लोग पता क्या करते थे, 25 मार्च 20 मार्च को शेयर खरीद लेते थे, 31 मार्च को डिविडेंड मिल गया, 5 अप्रैल को फिर बेच दिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी बड़ा स्मार्ट है, गवर्नमेंट हमारे ऊपर है। तो गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, खैर पढ़ोगे आप बीकॉम में, फिर भी आपको बता देता हूँ, नहीं तो मन में जिज्ञासा रह जाएगी ना। 6 महीने का टाइम पीरियड होता है या 3 महीने का? 3 महीने का टाइम। कब? डिविडेंड डेट के 3 महीने पहले और डिविडेंड डेट के 3 महीने बाद। पहले 6 महीने होता था, आई थिंक अब 3 महीने होता है शायद। उससे पहले अगर किसी ने भी इस 6 महीने के अंदर शेयर खरीदे बेचे कुछ भी है, डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, जो पुराने वाला बंदा है उसको मिलेगा। फिर आप उसके साथ सेटलमेंट करते हो, भाई 3 महीने तूने रखा है, 3 महीने मैंने, तो आधा आधा। अब बहुत गहराई है शेयर मार्केट में, अगर आपका ढंग से करोगे ये चैप्टर ना, मजा बड़ा आएगा। लेकिन जैसे ही अभी तो मैं नॉलेज बांट रहा हूँ, कल परसों में जब आपकी वो जर्नल एंट्री शुरू हो जाएंगी ना, ये एक हवा वो पीछे ही रह जाएगी फिर। क्यों? नो, लेकिन करेंगे। हाँ हाँ, जब शेयर अलॉटमेंट वाले जर्नल एंट्रीज करेंगे। चलो जी, अब लिखो, यहाँ पे लिखो, कॉपी कॉपी कॉपी। मैंने कब कहा बंद कर दो। लिखो जी, अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कि आपको मैं एक कॉमन चीज बता रहा हूँ जो काम आएगी। लिखो जी ये हेडिंग, अब एक बार के लिए स्क्रीन पे देख लो, ये आपको इतना लिखना है, ये जो आपको ये दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड, इतना है। तो अपने हिसाब से देख लेना, फ्रेश पेज पे लिखोगे तो बेटर रहेगा। ऊपर एक लाइन ही लिखी हुई है। हाँ, लिखो जी, पहले कॉमन टॉपिक लिखो, ओ हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड एप्रोप्रिएशन या P&L अकाउंट। ये P&L अकाउंट है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। फंडामेंटल चैप्टर में कौन से अकाउंट किए थे हमने? P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना, ये उन दोनों को कंबाइंड वर्जन है, P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन का। लिखो स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड एप्रोप्रिएशन या P&L अकाउंट। एक बार ना मेरी बात सुनो, पहले मैं ना आपको यहाँ से समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। समझ लो ये क्या चीज होती है, एक बार लास्ट के 5 मिनट है। सबसे पहले समझ लो, कंपनी के पास टोटल इनकम हुई 5 लाख रुपए की। टोटल इनकम का मतलब समझ गए ना, सेल हुई। कंपनी के टोटल खर्चे थे 2 लाख, तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख रुपए की मेरी इनकम हुई है, 2 लाख रुपए का मेरे को बिजली का बिल सैलरी देना पड़ गया, तो मैंने कमाया कितना? 3 लाख। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक मैंने गवर्नमेंट को टैक्स थोड़ी भरा है, पिछले चैप्टर में भी तो आया था, याद है? P&L अकाउंट में सबसे लास्ट में। गुरजोत मेरे लाल, रुक जा मेरे भाई, तेनू समझण की ज्यादा जरूरत है, लिखने से तो बहुत टाइम है। इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे कि ऐड करेंगे? इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किए, तभी तो आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट। तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपए। ये ऐसा प्रॉफिट है जो भी मैंने कमा लिया। अभी आपके दरवाजे पे कौन आएगा? इनकम टैक्स वाले, कहेंगे हेलो सर प्रॉफिट कमाया। मैंने कहा हाँ जी। कहते कितना? मैंने कहा 3 लाख। कहते टैक्स रेट चल रहा है आजकल 40%। इसको ना वो मत समझना, आजकल वो केबीसी में नहीं आता, तो मेरे पापा देख रहे होते हैं केबीसी, रात को बैठे इकट्ठे देख रहे होते हैं। ये लीजिए जी, कल जैसे एक लड़की 50 लाख जीती थी, 50 लाख डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो मैं पापा को बोलता हूँ, मैं क्या ऐसे थोड़ी ना पैसे चले गए, अभी तो इनका 31% टैक्स कटेगा, 23% टैक्स होता है, फिर 30% के ऊपर 4%। मैं क्या वो कट के, यार वो पागल है, वो बेवकूफ है, अमिताभ बच्चन झूठ बोल रहा है। जब उसने दिखा दिया है
कि देख मैंने पैसे भेज दिए हैं। मैं उनके बोलने का क्या है, सारा स्क्रिप्टेड होता है। हाँ मतलब तू सही ही ओ झूठे भालपुरी में ना शुरू हो जाते हैं, मतलब तेरे को ज्यादा पता है ना अमिताभ बच्चन तो भी। मैं क्या पापा फाइनेंस का काम तो हमारा है ना, हमें तो पता है ना, ये बंदे पैसे भेज ही नहीं सकते। कहते वो जो बोल रहे हैं आपका अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, कि डिजिटली ट्रांसफर कर दिए हैं। अरे ये उसकी कौन सी इनकम है? ठीक है, मैं फिर पापा को बोल, मैं क्या अभी तो वो टैक्स काट के फिर करेंगे। मैं क्या अगर इन्होंने टैक्स नहीं काटा ना, इसको टीडीएस बोलते हैं। कभी वर्ड कभी आप लोगों ने कभी सुना हो कि टीडीएस कट गया, तो इसको टैक्स को टीडीएस बोलते हैं। मैं क्या वो काटेंगे तब जाके पैसे देंगे। मैं क्या वो तो टीवी पे दिखा रहे हैं। क्या हाँ, TDS? टीडीएस का मतलब होता है, यार गवर्नमेंट कह रही है अगर भारत में रहना है, हाँ 30%। ये क्या है? क्यों? क्यों? क्योंकि आप भारत में रह रहे हो, आप भारत में रह के इनकम कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है इनकम कमाना भारत में पाप है। गवर्नमेंट कहती है भारत में रहना है तो भारत सरकार, यार सड़कें फॉरेन में तो 50% है, इंडिया में कम है। मैं तो अपने भारत का बता रहा हूँ ना। यार इनकम मेरे घर में कोई काम करनी कमाई है। नहीं मेरे दोस्त मेरी बात सुन, निखिल जी एक मिनट आप दोनों आपस में छोड़ दो। निखिल जी यहाँ पे एक तर्क पेश कर रहे हैं कि क्यों पैसा देना जी गवर्नमेंट को, टैक्स क्यों भरना। यार आप यहां से आ रहे हो, आपने सड़क यूज की गवर्नमेंट की, चल के आओ, उड़ के आओ कहीं से, अपनी सड़क बनाओ, अपना मैट लेके आओ। पाकिस्तान वाले आपको उड़ा नहीं देते क्योंकि बॉर्डर पे हमारे डिफेंस वाले खड़े हैं, मिलिट्री खड़ी है, उनको सैलरी देनी होती है। सरकार को देश चलाना है। अभी ये मत सोचना कि सरकार पैसा खा जाती है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं एक नंबर की बात कर रहा हूँ। भारत सरकार के कितने खर्चे हैं। हॉस्पिटल चले जाते हो यार आप लोग, कुछ हो जाता है, 5 रुपए की या 10 रुपए की वो ओपीडी की टिकट कटती है, वहां पे इंजेक्शन लगवा के आ जाते हो या कुछ भी इलाज करवा के आ जाते हो। फ्री में क्या, फ्री में तो आजकल बुखार भी नहीं मिलता। ये सारा कुछ अपना पैसा है। जब हम बोलते हैं ना जनता का पैसा है, मतलब जनता टैक्स भरती है। हर कंट्री में जो भी बंदा इनकम कमाएगा उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ये एक गवर्नमेंट का राइट होता है, अगर उसको सही मायने में यूज करे ना, ठीक है, तो 50% भी अगर वो सही मायने में यूज कर दे तो देश कहां पहुंच जाएगा। तो हमेशा किसी भी सिविलियन की एक लाइबिलिटी होती है कि जो हमारा मंत्री है, जो हमारे राजा है, प्राइम मिनिस्टर, उनको हमने पैसा देना होता है ताकि वो देश चलाएं। और वो अलग बात है कि सिर्फ 10% यूटिलाइजेशन हो पाती है। कोई भी टाइप की इनकम कमाओगे, चाहे आप दुकान खोलो चाहे मैं कोचिंग सेंटर। सर आप यानी कि फीस कमाते हो तो टैक्स भरते हो? द आंसर इज यस, हर साल। हाँ इनकम कमा रहा हूं ना, सीधी सी बात है। हाँ हाँ वो अलग बात है, लेकिन अब मैं बचा लेता हूँ अपना। आईटीआर में ही टैक्स भरना पड़ता है। अब जैसे वो पहले क्वेश्चन आया था गिरे हुए पैसे नहीं दिए, देखो 1 लाख रुपए गिरे पैसे नहीं दिए, वो मेरी ऐसे इनकम तो है। अगर इनकम टैक्स को नहीं पता लगा फिर नहीं तो टैक्स नौकरी भरने पड़ते हैं। गिरे भैया अभी कोई खास समझ नहीं आ रही। 3 लाख में से 1,20,000 अपने माइनस कर दिया। 5 लाख कहाँ से आ गया? कहाँ है 5 लाख? मेरे को नहीं दिख रहा कहाँ है। ऐसे नहीं खेलते हुए। चलो अब जल्दी से अब डिस्कस करते हैं जी। प्रॉफिट आया मेरे पास 3 लाख, तो अब कौन आ जाएंगे? इनकम टैक्स वाले जी। प्रॉफिट कमाया ना, इंडिया में रह के आपने पाप किया, प्रॉफिट कमाना यानी कि पाप, तो पापों की क्या मिलेगी? सजा, यानी कि इनकम टैक्स। तो मैंने टैक्स भर दिया जी 1,20,000 अब मैंने 1,20,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, इसको जगाना। बाकी कितना बच गया? 1,80,000 तेरे से पूछा है? आपने किसी को नाम इधर ध्यान दे दो, 1 मिनट खड़े हो, आप खड़े हो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है ना। उधर जाना, कशिश के साथ खड़ो। हाँ 2 मिनट रुक जा। अरे इतनी पीछे भी नहीं, हाँ अब यहाँ पे खड़े रह के सुनो। 3 लाख में से एक, अरे आप लोगों ने उधर नहीं देखना, इधर देखना है, नहीं तो आपको भी उधर भेजूंगा। 3 लाख में से 1,20,000 गवर्नमेंट को टैक्स भर दिया, कंपनी के पास अपने कितने पैसे बच गए? 1,80,000, इसको बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां से कहानी शुरू होती है P&L एप्रोप्रिएशन की, जिसको फंडामेंटल चैप्टर में आप कहते थे P&L एप्रोप्रिएशन, कि मेरे पास अब इतना प्रॉफिट है। P&L एप्रोप्रिएशन में याद है आप क्या करते थे? P&L अकाउंट बन जाता था, उसके बाद पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे P&L एप्रोप्रिएशन में। मतलब ये पैसा पार्टनर को बांटना है, कुछ सैलरी के तौर पे, कुछ कमीशन के तौर पे। तो यहाँ पे भी यही चीज शुरू होगी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट अलग नहीं बनेगा, उसके नीचे ही आजकल कंपनियों का रेट चल रहा है 30%। अगर ये फॉरेन कंपनी है जैसे कि मैकडी, जैसे कोक, उनके लिए 40% है। अगर इंडियन कंपनी है तो उसके लिए 30%। क्या चीज? दिव्या जी बड़े स्मार्ट बन रहे हो। नहीं आप रुके थे बीच में से मैंने कॉपी रखो साइड पे, मतलब 5 मिनट वेस्ट ना हो जाए, लिखना शुरू कर देते हैं समझने के चक्कर में। नहीं मेरे को समझ आ रहा है।
आगे जब एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होती है, अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। अब ये वाला पैसा ना आप शेयर होल्डर में बांट सकते हो, यही उनकी असली कमाई है जिन्होंने पैसा लगाया था। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर 10,000 हैं तो 1,80,000 को 10,000 से डिवाइड कर दो तो पर शेयर प्रॉफिट निकल आता है, जो आप सारे शेयर होल्डर में बांट देते हो। आजकल कंपनी सीधा उनको गूगल पे कर देती है, मतलब उनके बैंक अकाउंट में सेंड कर देती है। अब यहाँ पे अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप किसको पैसा दोगे, प्रेफरेंस वालों को या इक्विटी वालों को? तो समझ लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के ना 10 लाख रुपए थे, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगाई हुई थी 10 लाख। हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि आपको हर साल 10% मिल जाएगा। तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1,80,000 बचे थे ना। प्रेफरेंस वालों ने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया था हमारे, हमने कहा था हर साल 10% दे देंगे, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। तो 1,80 में से मैंने 1 लाख रुपए तो उनको दे दिया, बाकी कितना पैसा बचा किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए देखना क्या लाइन ठीक लिखी हुई है, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब मैंने उनको ना बोला, अब आपको यहाँ पे समझ आएगा जर्नल रिजर्व क्या होता है। मैंने उन इक्विटी शेयर होल्डर वाले आगे कहते जी हमारे लिए कितना बचा, मैंने कहा 80,000। कहते कमाई तो अपन ने 3 लाख रुपए की थी। वो पता क्या देख रहे थे, सिर्फ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मैंने कहा इनकम टैक्स वाले भी तो आए थे नमस्ते करने, उनको पैसे दिए तो बाकी बच गए थे 1,80। कहते हाँ तो 1,80 बचा ना, आप बोल रहे हो 80,000। कहते आपसे पहले आपके बड़े भाई भी तो खड़े हैं। बड़े भाई कौन? प्रेफरेंस शेयर वाले, उनको उनका भी तो 1 लाख रुपए दिया। कहते ठीक है। कहते 80,000। कहते लाओ। कहते आपसे हाथ जोड़ के एक और गुजारिश है। हमने कहा क्या? कहते कंपनी को कल परसों आने वाले साल में भी तो पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो आप ना सारे पैसे मत बांटो आपस में, कुछ पैसे कंपनी में रख दो, ऐसे पैसे जो हम डिविडेंड के तौर पे बांटेंगे नहीं, ऐसी अर्निंग जो कंपनी में हमने रख ली यानी कि रिटेन कर ली, इसलिए उसका नाम पड़ गया रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब है ऐसी अर्निंग, ऐसा प्रॉफिट जो आपने कंपनी में रख लिया, बांटा नहीं। ठीक है, जैसे उसको आपने नाम दे दिया रिटेन अर्निंग या फिर जर्नल रिजर्व। तो 20,000 आपने रख लिए, तो इक्विटी वालों को कितने बांटोगे? इक्विटी वालों को 60,000 बांटेंगे। टोटल कितना था? 80,000। 20,000 पे आपने जर्नल रिजर्व के तौर पे रख लिए कि कल को यूज करने पड़ सकते हैं, बाकी आपने बांट दिए 60,000। अब समझ लो नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये इसके बाद आपने लिखना है। 10,000 इक्विटी शेयर्स है, बताओ एक बंदे को कितने पैसे मिलेंगे पर शेयर डिविडेंड? यार 60,000 है, 10,000 शेयर है, तो 60,000 डिवाइड बाय 10 कर दो, ₹6 पर शेयर। मतलब किसी के पास अगर एक शेयर है ना तो उसको हम 6 रुपए दे देंगे, लो जी तुम्हारा 6 रुपए। जिसके पास ज्यादा 6 से मल्टीप्लाई करते हुए। आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, बाकी लिखना शुरू करो।